कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं कक्षा 10वीं के लिए डायरी का एक पन्ना लेकर उपस्थित हुआ हूँ। डायरी का एक पन्ना बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। इससे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक तो आपको एक गद्यांश दे दिया जाएगा और उस गद्यांश के आधार पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। दूसरा जो तरीका है कि 2-2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैंने कोशिश की है कि इसमें कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न को भी रखूं और मैंने रखा भी है। तो आइए सबसे पहले डायरी का एक पन्ना करते हैं। डायरी का एक पन्ना, लेखक सीताराम सेक्सरिया। सबसे पहले लेखक परिचय करते हैं। 1892 में राजस्थान के नवलगढ़ में जन्मे सीताराम सेक्सरिया का अधिकांश जीवन कलकत्ता में बीता। व्यापार व्यवसाय से जुड़े सेक्सरिया अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और नारी शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक, संस्थापक, संचालक रहे। महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के करीबी रहे। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान जेल यात्रा भी की। कुछ साल तक आज़ाद हिंद फौज के मंत्री भी रहे। भारत सरकार ने उन्हें 1962 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। सीताराम सेक्सरिया को विद्यालयी शिक्षा पाने का अवसर नहीं मिला। स्वाध्याय से वे पढ़ना लिखना सीख पाए। स्मृति कण, मन की बात, बीता युग, नई याद और 2 भागों में एक कार्यकर्ता की डायरी उनकी उल्लेखनीय कृतियां हैं। उल्लेखनीय कृतियां हैं, ये इसका मतलब ये है कि ये जो पाठ आपके इसमें दिया हुआ है, डायरी का एक पन्ना, ये इसी से है। कार्यकर्ता की डायरी से ही एक उस दिन का लिया हुआ है। 26 जनवरी 1931 के दिन वाला जो है वो इससे लिया गया है। तो आपको मैं बता दूं। अगला है पाठ प्रवेश। क्या है पाठ प्रवेश? पाठ की मुख्य बातें क्या क्या हो सकती हैं, उसका भाव क्या हो सकता है। कह रहे अंग्रेजों से देश को मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था। इस आंदोलन ने जनता में आज़ादी की अलख जगाई। देश भर से ऐसे लाखों लोग सामने आए जो इस महासंग्राम में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर थे। 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। यह सिलसिला आगे भी जारी रहा। आज़ादी के 2.5 साल बाद 1950 में यही दिन हमारे अपने गणतंत्र के लागू होने का दिन भी बना। ये जो लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के किनारे जो अधिवेशन हुआ था, जो कांग्रेस का जो उस समय अधिवेशन था स्वतंत्रता सेनानियों का, 26 जनवरी 1930, उसके वर्षगांठ के रूप में मनाया गया। इस जो 26 जनवरी 1931 को मनाया गया कोलकाता शहर में, उस दिन का लेखा जोखा है और किस प्रकार मनाया गया उसे यहाँ पर ब्यौरेवार तरीके से बताया गया है। प्रस्तुत पाठ के लेखक सीताराम सेक्सरिया आज़ादी की कामना करने वाले उन्हीं अनंत लोगों में से एक थे। वह दिन प्रतिदिन जो भी देखते, सुनते और महसूस करते थे उसे अपनी निजी डायरी में दर्ज कर लेते थे। यह क्रम कई वर्षों तक चला। इस पाठ में उनकी डायरी का 26 जनवरी 1931 का लेखा जोखा है, जैसा कि अभी हमने उसको एक्सप्लेन किया, बताया है आपको। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वयं लेखक सहित कलकत्ता के लोगों ने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस किस जोश खरोश से मनाया। अंग्रेज प्रशासकों ने इसे उनका अपराध मानते हुए उन पर और विशेषकर महिला कार्यकर्ताओं पर कैसे कैसे जुल्म ढाए, यही सब इस पाठ में वर्णित है। यह पाठ हमारे क्रांतिकारियों की कुर्बानियों की याद तो दिलाता ही है, साथ ही यह भी उजागर करता है कि एक संगठित समाज
कृत संकल्प हो तो ऐसा कुछ भी नहीं जो वह न कर सके। ये मैं हमेशा अपनी कक्षा में बताता हूँ कि देखिए, दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो अगर आप दृढ़ निश्चय कर लें तो वह पूरा ना कर सकें। ठीक उसी तरह से इसका उदाहरण क्या देता हूँ, इसका उदाहरण ये है हमारी आज़ादी की लड़ाई। देखिए, आज़ादी की लड़ाई ये कोई साधारण लड़ाई नहीं थी, एक निहत्थे लोगों की लड़ाई थी। हम निहत्थे लोग होकर लड़ रहे थे, बिना किसी अस्त्र शस्त्र के लड़ रहे थे, और अंग्रेजी सरकार के पास एक से एक विध्वंसक शस्त्र और अस्त्र थे। फिर भी हमारी जीत हुई। क्यों? हम सत्य और अहिंसा के बल पर, हम सत्याग्रह के बल पर लड़ाई लड़ रहे थे। हमारे अंदर जो थी सत्य की शक्ति थी, इसलिए हम जीत पाए। और हम सभी भारतीयों ने कृत संकल्प कर लिया था, कृत संकल्पित हम हो गए थे, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ ये तय कर लिया था कि हमें आज़ादी लेनी ही लेनी है। और वह दिन आ गया, 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद भी हुए। तो आगे करते हैं कि किस तरह से 26 जनवरी 1931 को मनाया गया था कलकत्ता में। आइए, डायरी का एक पन्ना, 26 जनवरी 1931। 26 जनवरी, आज का दिन तो अमर दिन है। आज के ही दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति थी, जिसके लिए काफ़ी तैयारियां पहले से की गई थी। गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था। इस वर्ष जितना अपने दे सकते थे दिया था। केवल प्रचार में 2000 रुपया खर्च किया गया था। सारे काम का भार अपने समझते थे, अपने ऊपर है, और इसी तरह जो कार्यकर्ता थे उनके घर जा जाकर समझाया था। ये उस दिन का ब्यौरा है कि 26 जनवरी 1931 के दिन कलकत्ता में 26 जनवरी 1930 के दिन को जो दूसरा जो हम वर्षगांठ मना रहे थे आज़ादी का, वो किस तरह से उस सेलिब्रेट उसे किया गया था। बड़े बाजार के प्रायः मकानों में राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था, और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे कि ऐसा मालूम होता था कि मानो स्वतंत्रता मिल गई हो। कलकत्ते के प्रत्येक भाग में ही झंडे लगाए गए थे। जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे उसी रास्ते में उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं हुई थी। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। मोटर लॉरियों में गोरखे तथा सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। कितनी ही लॉरियां शहर में घुमाई जा रही थी। घुड़सवारों का प्रबंध था। कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी। सारी पुलिस को इसी काम में लगाया गया था। बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था। तो जिस तरह से कलकत्ता शहर को सजाया गया था, हर एक जगह पर झंडे फहराए गए थे, हर एक जगह उत्साह और नवीनता दिखाई दे रही थी। पूरे कलकत्ता शहर में उत्साह का वातावरण था। लेकिन पुलिस भी चुप नहीं थी। पुलिस भी हर जगह पे, हर एक चौक चौबारे पर, नुक्कड़ पर, मैदानों पर एकत्रित हो गई थी। उसको लगा दिया गया था जिससे कि कोई भी रैली ना निकाली जा सके, कहीं पर किसी पार्कों में झंडा ना फहराया जा सके। एक तरफ पुलिस मुस्तैद हो गई थी तो दूसरी ओर लोगों में, कलकत्ता वासियों में भी जोश और उत्साह बढ़ा हुआ था। और लेखक कह रहा है कि ऐसा पहले नहीं था, एक नया सा था, नवीनता थी। मोनूमेंट के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी, उस जगह को तो भोर में 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया था। पर तब भी कई जगह तो भोर में ही झंडा फहराया गया। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उनको क्या किया? गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया तथा और लोगों को मारा या हटा दिया। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह झंडा फहराने गए पर वे भीतर न जा सके। वहां पर काफ़ी मारपीट हुई और 2-4 आदमियों के सिर फट गए। गुजराती सेविका की ओर से जुलूस निकला जिसमें बहुत सी लड़कियां थीं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। यानी लड़कियों ने भी ये
पहली बार ऐसा हुआ था, और वह भी सुभाष बाबू सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में ऐसा हुआ था कि इस रैली में, इस आंदोलन में, सभा में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया था और उन्होंने अपनी पूरी हिस्सेदारी निभाई थी। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया। जानकी देवी, मदालसा, याद रखिएगा, जानकी देवी, मदालसा और विमल प्रतिभा, इन तीनों ये जो नेत्री थीं, इन्होंने किस प्रकार से सभी महिलाओं को, लड़कियों को, हर एक विद्यालय में जाकर लड़कियों को उसके आज के दिन के बारे में बताया, उनके महत्व को बताया और उन्हें प्रेरणा दी कि वो भाग लें उस आज़ादी के आंदोलन में। आदि भी गई थी। लड़कियों को उत्सव का क्या मतलब है समझाया गया। एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूम कर देखा तो बहुत अच्छा मालूम हो रहा था। जगह जगह फोटो उतर रहे थे। अपने भी फोटो का काफ़ी प्रबंध किया था। 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया, जिसमें मुख्य पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय थे। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था, पर एक यह प्रबंध कर चुका था, यानी उन्हें तो गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन वो तब तक वो इतने से पहले वो कर चुके थे पूरी प्रबंध सभा की। वो जुलूस कैसे निकालना है, किस तरह से है, सुभाष बाबू कितने बजे आएंगे, रैली कहाँ कहाँ से होकर जाएगी, उसकी पूरी व्यवस्था कर ली गई थी। स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा था। जगह जगह से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। मोनूमेंट के पास जैसा प्रबंध भोर में था वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग न दिखलावे, यानी कि उन्हें लगा कि शायद पुलिस अब उस तरह की सख्ती न बरते जैसा वो सुबह से वो बरत रही थी। लेकिन नहीं, ऐसा कब होने वाला था? पुलिस कहाँ रुकने वाली थी और वह कब रुकने वाली थी? 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी और लोग टोलियां बना बनाकर मैदान में घूमने लगे। आज जो बात थी वह निराली थी। ध्यान दीजिए, प्रश्न हो सकता है कि आज जो बात थी वह निराली थी। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? पाठ के आधार पर या डायरी का एक पन्ना के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ये 2 अंक के प्रश्न होंगे, कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न होंगे। इस तरह के प्रश्न बनेंगे और आपको हमेशा चौकन्ना होकर पाठ को पढ़ना होगा। वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, आपको सारे प्रश्नों के उत्तर, जो जो प्रश्न बनते हैं उसका उत्तर आपको मिलता चला जाएगा। तो जिस तरह से जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी, और यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। जो लोग काम करने वाले थे उन सबको इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी। आप यदि सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे। इधर काउंसिल की तरफ से भी नोटिस निकल गया था कि मोनूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले कभी नहीं हुई थी। खुला चैलेंज क्या है? खुला चैलेंज यह था कि उधर पुलिस कमिश्नर की ओर से यह नोटिस निकाल दी गई थी कि अगर आप सभा में, जुलूस में भाग लेंगे तो आपको अमुक अमुक धारा के अंतर्गत दोषी करार दिया जाएगा, दोषी ठहराया जाएगा और आपकी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। और उधर काउंसिल की तरफ से भी नोटिस निकाला गया था और उनके नोटिस में था कि मोनूमेंट के नीचे 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी और सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। तो ये एक तरफ तो पुलिस कमिश्नर की ओर से नोटिस और दूसरी तरफ काउंसिल की ओर से नोटिस। इस तरह से पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन भारतीयों ने यह तय कर लिया था कि हमें आज़ादी मिल गई है तो हम आज़ाद नागरिक की तरह, आज़ाद मुल्क के आज़ाद नागरिक की तरह हम बात करेंगे, काम करेंगे। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। उनको चौरंगी पर ही रोका गया।
पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। बहुत आदमी घायल हुए। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। सुभाष बाबू बहुत जोरों से वंदे मातरम बोल रहे थे। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा, आप इधर आ जाएं, पर सुभाष बाबू ने कहा, आगे बढ़ना है। अब यह सब तो अपने सुनी हुई लिख रहे हैं, पर सुभाष बाबू का और अपना विशेष फासला नहीं था। सुभाष बाबू बड़े जोर से वंदे मातरम बोलते थे। यह अपनी आंख से देखा है। देखिए, डायरी है, डायरी की विश्वसनीयता यही है कि उसमें सभी सच्ची सच्ची बातें हों, नहीं तो डायरी की विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। यहाँ पर लेखक ने कहा कि ये जो बोल रहे थे लेखक, और वह सुभाष बाबू और लेखक की दूरी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए वो स्पष्ट सारी बात सुन सकते थे, उन्हें देख सकते थे। तो सुभाष बाबू जो ऐतिहासिक पुरुष, जो स्वतंत्रता आंदोलन के नायक के रूप हैं, बड़े नायक के रूप में हैं, तो वो किस प्रकार से आज़ादी की लड़ाई में भाग लेते हैं उसका यहाँ पर वर्णन किया उन्होंने। देखिए, सुभाष बाबू बड़े जोर से वंदे मातरम बोलते थे। यह अपनी आंख से देखा। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। क्षितिज चटर्जी का फटा हुआ सिर देख करता था, उनका बहता हुआ खून देखकर आंखें मिच जाती थीं। इधर यह हालत हो रही थी कि उधर स्त्रियां मोनूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ झंडा फहरा रही थी और घोषणा पढ़ रही थी। स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गई थी। प्रायः सबके पास झंडा था। जो वॉलंटियर गए थे वे अपने स्थान से लाठियां पड़ने पर भी हटते नहीं थे। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। कुछ देर बाद ही स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से चलीं। साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ी थी, उसने फिर डंडे चलाने शुरू कर दिए। अब की बार भीड़ ज़्यादा होने के कारण बहुत आदमी घायल हुए। धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया और करीब 50-60 स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गई। प्रश्न यहाँ से हो सकता है कि जुलूस धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस क्यों टूट गया? तो यहीं से उत्तर होगा। पुलिस ने उनको पकड़कर लाल बाजार भेज दिया। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा जिसका नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी। वही विमल प्रतिभा जो मैंने जानकी देवी और मदालसा जी के साथ मैंने जिसकी चर्चा की थी, विमल प्रतिभा। यहाँ पर उनको बहु बाजार के मोड़ पर रोका गया और वे वहीं मोड़ पर बैठ गईं। आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चलाती थी। इस प्रकार करीब पौन घंटे के बाद पुलिस की लॉरी आई और उनको लाल बाजार ले जाया गया और भी कई आदमियों को पकड़ा गया। बृजलाल गोयनका जो कई दिन से अपने साथ काम कर रहा था और दमदम जेल में भी अपने साथ था, पकड़ा गया। पहले तो वह झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मोनूमेंट की ओर इतने जोर से दौड़ा कि अपने आप ही गिर पड़ा और उसे एक अंग्रेजी घुड़सवार ने लाठी मारी। फिर पकड़कर कुछ दूर ले जाने के बाद छोड़ दिया। इस पर वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया और वहाँ पर भी उसको छोड़ दिया। तब वह 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया और वहाँ पर गिरफ्तार हो गया। मदालसा भी पकड़ी गई थी। उससे मालूम हुआ कि उसको थाने में भी मारा गया था। सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी। यानी कि पहली बार ऐसा हुआ था कि इतनी बड़ी संख्या में स्त्रियों ने अपनी गिरफ्तारियां दी थी। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई थी। करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फ़ोन आया कि यहाँ बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं और कई की हालत संगीन है, उनके लिए गाड़ी चाहिए। जानकी देवी के साथ वहाँ गए। वहाँ लोगों को चोट लगी हुई थी। डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देखरेख तथा फोटो उतरवा रहे थे। उस समय तक 67 आदमी वहां आ चुके थे। बाद में तो 103 तक आ पहुंचे। अस्पताल गए लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी तो अस्पतालों में पहुंचे और जो लोग घरों में चले गए वे अगले अलग हैं। इस प्रकार 200 घायल जरूर हुए होंगे।
पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला, पर लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व था। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, वह आज बहुत अंश में धुल गया और लोग सोचने लग गए कि यहाँ भी बहुत सा काम हो सकता है। प्रश्न ये हो सकता है कि दास गुप्ता 26 जनवरी 1931 के आंदोलन में उनका क्या योगदान था। तो वो फोटो उतरवा रहे थे, इलाज तो कर ही रहे थे, महरम पट्टी तो कर ही रहे थे, साथ में फोटो क्यों उतरवा रहे थे, इसके पीछे क्या कारण था। तो इसके पीछे कारण ये हो सकता है कि 26 जनवरी का जो उन्होंने जो आंदोलन है उसका एक रिकॉर्ड रखने के लिए कर सकते हैं, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह भी दर्शाया जा सकता है उन फोटो के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, कि जो अंग्रेजी सरकार जो कह रही है कि हम न्याय के आधार पर, कानून के आधार पर शासन करते हैं, न्यायप्रिय शासक हैं, तो वह किस प्रकार से बेसहाय जनता पर डंडा बरसा रही है, निहत्थे लोगों पर डंडे बरसा रही है सरकार, और वो इतने सारे घायल हैं। जो शांति प्रिय तरीके से एक आंदोलन चलाया जा रहा था, उस आंदोलन पर लाठी चार्ज करके किस तरह से सैकड़ों की संख्या में उसे घायल कर दिया गया। तो एक तो ये दिखाया जा सकता है। और इन चित्रों के माध्यम से, इन फोटो के माध्यम से यह भी दर्शाया जा सकता है, यह भी बताना चाहते थे कि लोगों में के उत्साह और प्रेरणा हो सके, जिससे कि वो आज़ादी में प्रेरित हो सकें और जिससे कि आज़ादी में वो भाग ले सकें। ये इसकी बात हो सकती है, ये कारण है। तो पहला प्रश्न है 26 जनवरी 1931 के दिन कलकत्ता के बड़ा बाजार का दृश्य कैसा था। तो 26 जनवरी 1931 के दिन बड़ा बाजार को खूब सजाया गया था। सभी मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था। कई मकान तो इस तरह सजाए गए थे कि मानो स्वतंत्रता मिल गई हो। सभी रास्तों का उत्साह और नवीनता युक्त वातावरण मालूम होता था। पुलिस अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त लगा रही थी। मोटर लॉरियों में गोरखे और सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। ये उस समय का दृश्य था। अगला देखिए, ओपन लड़ाई किसे कहा गया है, जिसकी चर्चा मैंने पाठ में की थी कि जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ, कब से, वो 26 जनवरी 1930 से, तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी। 26 जनवरी 1931 की यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। सर्वसाधारण की उपस्थिति में ठीक समय पर सभा की गई। स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी गई। ऐसा खुला चैलेंज देकर पहले नहीं किया गया था, क्योंकि काउंसिल की तरफ से यह नोटिस निकाली गई थी कि 4:24 पर और मोनूमेंट के नीचे झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी, जो एक अनोखी बात थी, खुला चैलेंज था, इसलिए इसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। ये प्रश्न है, आज़ादी के संघर्ष में विद्यार्थियों की क्या भूमिका थी। संघर्ष में विद्यार्थियों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। मारवाड़ी बालिका विद्यालय जैसे अनेक विद्यालयों में लड़कियों ने झंडोत्सव मनाया था। उन्हें जानकी देवी मदालसा जैसी नेताओं ने संबोधित किया था। बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने भी झंडा फहराने में अग्रणी भूमिका निभाई थी। इससे पता चलता है कि स्वतंत्रता संघर्ष में विद्यार्थियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। जुलूस निकालने वालों तथा झंडा फहराने वालों के साथ पुलिस कैसा व्यवहार कर रही थी। बिल्कुल, ये 2 नंबर का प्रश्न हो सकता है। जुलूस निकालने वालों तथा राष्ट्रीय झंडा फहराने वालों के साथ पुलिस कठोरता और बर्बरता का व्यवहार कर रही थी। पुलिस उन पर लाठियां बरसा रही थी, उन्हें घायल कर रही थी तथा गिरफ्तार कर लॉकअप में बंद कर रही थी। डायरी का एक पन्ना पाठ युवा पीढ़ी को किस प्रकार प्रेरित करता है। यह पाठ भावी पीढ़ी के मन में देश प्रेम का भाव पैदा करता है। यह भावी पीढ़ी को देश की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर देने की प्रेरणा देता है। लोगों में राष्ट्रीय झंडे के प्रति सम्मान का भाव पैदा करता है। अत्याचारी शासक का विरोध करने की शक्ति देता है। देखिए, ये बहुत ही प्रेरणादायी पाठ है।
इस पाठ से हम सभी ग्रहण करते हैं कि अपने आज भी जब हमारा देश आज़ाद है, हम आज़ाद मुल्क में हमारा जन्म हुआ है और हम उसके निवासी हैं, फिर भी अपने देश को आने वाले कठिनाइयों का सामना कैसे करना है तो हमें ही करना है, आप सभी युवाओं को करना है और अपने देश के मान सम्मान की रक्षा को करते रहना है, उसके सम्मान को बचाए रखना है। सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की क्या भूमिका थी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न तो यह भी है कि डायरी का एक पन्ना पाठ युवा पीढ़ी को किस प्रकार प्रेरित करता है। जुलूस पाठ सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की महत्वपूर्ण भूमिका थी। भारी पुलिस व्यवस्था के बाद भी जगह जगह स्त्री जुलूस के लिए टोलियां बन गई थीं। मोनूमेंट पर स्त्रियों ने निडर होकर झंडा फहराया, अपनी गिरफ्तारियां करवाईं तथा पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाईं। इसके बाद भी स्त्रियां लाल बाजार तक आगे बढ़ती गईं। इस प्रकार स्त्रियों ने न केवल पुरुष समाज को सहयोग किया बल्कि उस कार्य को पूरा भी किया जो संभवतः पुलिस लाठीचार्ज से अधूरा ही रह जाता। ये बड़ा प्रश्न है। ये अगला देखिए, जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी और इस सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। यहाँ पर कौन से और किसके द्वारा लागू किए गए कानून को भंग करने की बात की गई है। कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न है, क्या कानून भंग करना उचित था? पाठ के आधार पर या पाठ के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त कीजिए। कह रहे कि यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा लागू किए गए कानून को भंग करने की बात कही गई है। सामान्यतः कानून को भंग करना उचित नहीं माना जा सकता, पर अन्यायपूर्ण कानून का विरोध करने के लिए उसे भंग करना ही पड़ता है। गांधी जी ने नमक कानून को भंग किया था। सामान्य लोग नमक नहीं बना सकते थे, तब गांधी जी ने लोगों के साथ मिलकर नमक बनाकर कानून भंग किया था। पाठ में 26 जनवरी 1931 को कलकत्ता में मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस का वर्णन है। इसे मनाने के लिए भारी संख्या में स्त्री, पुरुष और बालक बालिकाएं एकत्रित हुए। अंग्रेज सरकार ने अपने कानून के मुताबिक इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। तब लोगों ने कानून भंग करके झंडा फहराया तथा जुलूस भी निकाला। इसमें उन्हें मारा पीटा गया तथा गिरफ्तार भी किया गया। उनके द्वारा ऐसा करना सर्वथा उचित था। हमारे विचार से सभा करके सभी को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। अच्छा, अगला प्रश्न है, खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी, आशय स्पष्ट कीजिए। स्वतंत्रता आंदोलन में जो काम हुए थे वे सब लुके छिपे थे। इस बार पुलिस कमिश्नर ने के धमकी भरे नोटिस को धता दिखाकर सीधे तौर पर ब्रिटिश शासन को खुला चैलेंज दिया गया था, मानो लोगों को ब्रिटिश सत्ता का कोई भय न रहो। भारतवासी अंग्रेजी कानूनों को न मानने के लिए कृत संकल्प थे। 26 जनवरी 1931 को उनकी चुनौती सीधी टक्कर में बदल गई। ऐसा पहली बार हुआ था। सरकार सभा न होने देने पर तुली थी, अपर काउंसिल ने खुला चैलेंज देकर सभा आयोजित कर दिखाई थी। यह एक साहसपूर्ण काम था। पुलिस की तरफ से नोटिस निकालने के बावजूद काउंसिल ने मोनूमेंट के ठीक नीचे 4:24 पर झंडा फहराने तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ने का चैलेंज दिया था। देशभक्तों ने अपने लक्ष्यों को पूरा करने में पूरा दमखम दिखाया था, जबकि ब्रिटिश सरकार दमन करने पर तुल गई थी। यह पाठ आपको कैसा लगा? आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैंने कोशिश की है कि इसमें आपके लिए कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न भी रखूं और उसके उत्तर भी रखूं, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने दोस्तों तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने की उन्हें सलाह दीजिए। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।